बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। हमारे इस प्रोग्राम की खूबी ये है कि हम बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करते हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करने की भरपूर कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितनी भी मिथ्स होती हैं, आपके जहनों के अंदर उठने वाले ख्यालात होते हैं मेडिकल से रेलिवेंट, उनको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं और अपने एक्सपर्ट को अपने स्टूडियो में बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हीं की ज़ुबानी जो आपकी कहानी होती है वो उनके सामने रखें और हर सवाल को डिफरेंट एंगल्स के साथ हम अपने गेस्ट के सामने रखते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि उसको आसान अल्फाज के अंदर आप लोगों तक मैसेज बना के डिलीवर करने की भरपूर कोशिश करें ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सके। आज का जो हमारा मौजू होगा, इस पर हम बात करेंगे कि हड्डी जोड़ पट्ठा या मसल या आपके जोड़ों के जो मसाइल होते हैं, इनका जदीद तरीका इलाज आज के दौर में क्या है। इसी तरह अगर आपकी कोई बोन फ्रैक्चर होती है, हड्डी आपकी फ्रैक्चर होती है, या कोई आपको लंबर वर्टिब्राज या आपकी डिस्क के कोई इशू होते हैं, या आपके नर्व्स के कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, या आपके मसल या आपको गैंठिया या इस जैसी जितनी भी जोड़ों से, हड्डियों से और पट्ठों से रेलिवेंट बीमारियां हैं, उनकी एडवांसमेंट क्या है, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, उनको डायग्नोज करने का तरीकाकार क्या होता है, लैब इन्वेस्टिगेशन कितनी हेल्पफुल होती है, इसके साथ ही फिर दुनिया में होने वाली जो जिद्दत है वो आज के दौर के अंदर कितनी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है और हमारे जैसे मुल्क के अंदर वो कितनी जो है वो इम्प्लाई की जा सकती है या कितनी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है हॉस्पिटल्स के अंदर, और एडवांस तरीका इलाज आज के दौर में क्या है। इन सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने आज अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस और मोस्ट यंगेस्ट शख्सियत को दावत दे रखी है। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद अवैस लतीफ़, जो कि कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन हैं। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। सर, वेलकम टू द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। कोई भी गेस्ट जब मेरे इस प्रोग्राम में होता है तो मेरा पहला सवाल उससे यही होता है कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर एजुकेशनल जर्नी, कि आप कितनी मुश्किलात, कितनी हडल्स के बाद अपना गोल अचीव करने में कामयाब हुए हैं। देखें, जैसे कि डॉक्टर साहब आप जानते हैं कि सबसे पहले तो जो मेडिकल फील्ड जो भी ऑप्ट करता है कोई भी स्टूडेंट, तो एक लंबी जर्नी उसके आगे होती है। ठीक है। स्टार्ट वही मैट्रिक एंड एफएससी एंड देन फिर मेडिकल कॉलेज में हम एमबीबीएस की तरफ जाते हैं। 5 साल एमबीबीएस के कंप्लीट करने के बाद 1 साल की हाउस जॉब होती है। वो हाउस जॉब करने के बाद फिर सीपीएसपी के अंडर एफसीपीएस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले हम पार्ट 1 के लिए तैयारी करते हैं, पार्ट 1 अटैम्प्ट करते हैं। फिर पार्ट 1 के बाद आप सीआईपी के जो क्राइटेरिया पंजाब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, उसमें हम फिर इंडक्शन लेते हैं अपनी स्पेशलिटी में, जो भी आपकी रिक्वायर्ड स्पेशलिटी है। जी बिल्कुल। इंडक्शन लेने के बाद अब जिस तरह ऑर्थोपेडिक सर्जरी से मेरा ताल्लुक है, तो ये सर्जरी की जो फील्ड है इसमें हम 5 साल लगाते हैं ट्रेनिंग में, जिसे कहते हैं पीजी ट्रेनिंग। 5 साल कंप्लीट करने के बाद आप फिर एग्जिट एग्ज़ाम देते हैं, जिसे कहते हैं एफसीपीएस पार्ट 2। उसके बाद फिर एक जो भी डॉक्टर जो एमबीबीएस से स्टार्ट होता है उसकी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट होती है, बेसिक स्पेशलाइजेशन। ठीक हो गया। तो अवैस भाई, आपको आर्थोपेडिक सर्जरी में आने का शौक़ था, हादसाती तौर पे आ गए या किसी ने आपको गाइड किया? नहीं, मुझे बेसिकली जब आप कॉलेज लाइफ में होते हैं ना, एमबीबीएस कर रहे होते हैं, तो आपको इतना आइडिया नहीं होता आपने किस फील्ड में जाना है, क्योंकि आपको नो हाउ नहीं होती। लेकिन जो डिसाइडिंग टाइम होता है आपका कि आपने कौन सी स्पेशलिटी चूज़ करनी है, वो मेरे ख्याल में हाउस जॉब होती है। जब हाउस जॉब आपकी स्टार्ट होती है आफ्टर एमबीबीएस, तो आप मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ में रोटेट करते हैं। 3 मंथ्स की रोटेशन होती है, जिसमें 3 मंथ सर्जरी होती है एंड 3 मंथ्स उसकी अलाइड कोई भी होती है। इसी तरह मेडिसिन में भी 3 मंथ्स आप रोटेट करते हैं और 3 मंथ्स मेडिसिन की कोई भी अलाइड यूज़ करते हैं आप, यानी कि जिस तरह पीडियाट्रिक मेडिसिन में आप रोटेशन कर सकते हैं 3 मंथ्स की, या और भी फील्ड जो सी हैं। तो जब मैंने हाउस जॉब स्टार्ट की थी तो उस वक्त मेरी सबसे पहली रोटेशन थी ऑर्थोपेडिक सर्जरी। ठीक है। अब 3 मंथ्स मैंने उसमें जब काम किया तो मुझे उसी वक्त ही फैसिनेट की थी ये फील्ड, कि ये बाकी सर्जिकल फील्ड से थोड़ी हट के है। ठीक है। और इसमें जो आपका पेशेंट होता है, बेसिकली आप उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर रहे होते हैं। ठीक है। इसमें लेस लाइकली है कि पेशेंट को इतनी कुछ स्वेयर इंजरी हो जाए। होती हैं कुछ कंडीशन जिनमें पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हमें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जनरल सर्जरी या कुछ और फील्ड्स हैं, इसमें पेशेंट की हम लाइफ ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक हो गया।
अच्छा, इस सारे सफ़र में कोई ऐसी मुश्किलात, कोई ऐसी कहानी जो आपको लगे कि किसी स्टूडेंट के लिए ये मोटिवेशन हो सकती है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये है कि अब जो करंट सिनेरियो आपका डेवलप हो गया, इस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में जो से हैं मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट जो से अंडर पेड हैं, ऐसे ही। तो इसमें आपको अपने आप को मोटिवेट रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। बहुत से लोग अब जो करंट सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिचुएशन है या मेडिकल के इश्यूज़ हैं, जो सी मर्जी गवर्नमेंट हो, उसमें ये करते हैं कि पेशेंट्स जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी यही कोशिश सबसे पहले ही होती है ठीक कि है। सबसे पहले तो हम MBBS क्लियर करें, इसके बाद स्टेप्स वगैरह करें, USMLE करें, प्लैब करें, तो अमेरिका या इंग्लैंड मूव कर जाएं हम। ठीक है। तो ये एक बहुत चैलेंज होता है कि यहाँ पे रहते हुए अपने आप को मनवाना, अपनी प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करना, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा गोल है। ठीक है। और अल्लाह ताला फिर आपको अजर भी देता है कि आप यहाँ पे जितनी गरीब आवाम यहाँ पे पाकिस्तान में है, मेरा ख्याल है आप यूरोप या अमेरिका में उतनी गरीब आवाम नहीं है, तो आप अपना नाम अच्छे तरीके से भी कमा सकते हैं। यानी आप कहते हैं कि आप किसी भी जगह अगर बैठ के प्रॉपर नीयत के साथ, आपकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, आपका टाइम होना चाहिए और एक्सटेंडेड होना चाहिए, तो आप कामयाब हो सकते जी बिल्कुल ऐसे ही है। हैं। ठीक हो गया। अच्छा बस भाई, जैसे कि आज का हमारा मौजू है जी हड्डी, जोड़, पट्टे और नर्व्स, यानी इनसे रेलिवेंट जो दुनिया में एडवांसमेंट हो रही है इलाज के अंदर। पहले तो हम ये सुनते थे हड्डी टूट गई, प्लास्टर हो गया और बाकी सारी चीज़ें चल गई। क्या आज के दौर में जब हम 2026 में बैठे हुए हैं, क्या एडवांसमेंट आ चुकी है आर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हमें समझना पड़ेगा कि एडवांसमेंट तो आ रही है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स वही रहते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी के। ठीक है। आज भी प्लास्टर लगता है, आज भी रॉड डलते हैं, आज भी प्लेटें डलती हैं, आज भी बाहर जो शिकंजा लगता है, वो गोल वाला शिकंजा या सीधा वाला शिकंजा, वो भी लगता है। ठीक है। वो एक बेसिक ऑर्थोपेडिक की बेसिस है, उसके अकॉर्डिंगली हमने आगे चलना होता है फिर। लेकिन रिसेंट एडवांसेस बहुत सारी आ चुकी हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मेडिकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है वर्ल्ड वाइड, तो पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है। रिसेंटली अब आपने सुना ही होगा, जिस तरह के अब तो स्टडीज़ काफ़ी ज़्यादा पब्लिश हो चुकी हुई हैं कि जो पहले लोग डरते थे कि अगर आपके बुढ़ापे में जाके जोड़ ख़राब हो गए हैं, तो जोड़ों की तब्दीली से डरते थे लोग। ऐसे ही। अब आम रूटीन में हर हॉस्पिटल में, तकरीबन लाहौर की हम बात कर लें या पंजाब की बात कर लें, तो बहुत ज़्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज हो रही हैं। ठीक है। उसमें कूल्हे का जोड़ भी तब्दील किया जा रहा है, घुटने का जोड़ भी तब्दील किया जा रहा है, इवन कि अब कंधे के जोड़ भी तब्दील किए जा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब ऐसा एक बात यहाँ पे जो लोगों के माइंड में आ सकती है, जो मेरे माइंड में भी अभी आई, एक आम लेमैन ये बात समझे कि ये जो जोड़ तब्दील होते हैं, ये जोड़ किसके होते हैं? ये आर्टिफिशियल बने होते हैं या किसी ऐसे बंदे के दोबारा से निकाल के लगाए जाते हैं, ये क्या होता है? ये जो जोड़ तब्दील होते हैं ना, बेसिकली ये आर्टिफिशियली आप इन्हें कह सकते हैं, लेकिन इनमें जो पहले हमारे पास जो इम्प्लांट्स यूज़ होते थे, उनमें मेनली स्टेनलेस स्टील यूज़ होता था। ठीक है। ठीक है, जो प्लेटें रॉड वगैरह डाला करते थे। अब उसमें इंप्रूवमेंट आई, फिर टाइटेनियम यूज़ होना शुरू हो गया, टाइटेनियम की रॉड्स और प्लेट्स यूज़ होना शुरू हो गई फ्रैक्चर की फिक्सेशन वगैरह के लिए। ठीक है। अब जो जोड़ तब्दील हो रहे हैं, उनमें मेनली जो से ना 3 कंपोनेंट ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, उसमें कोबाल्ट और क्रोमियम और इसके अलावा पॉलीइथिलीन। ठीक है। इन तीनों के कंपोजिशन को मिला के जोड़ बनते हैं, और वो बिल्कुल ही आर्टिफिशियल जॉइंट होता है, जो कि एक्ट करता है आपके बिल्कुल नॉर्मल जॉइंट की तरह। ठीक हो गया। अच्छा अगर हम टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की बात करें या इनकी क्वालिटी की बात करें, तो ये किस तरह की क्वालिटी आप समझते हैं कि ये सारी एक जैसे होते हैं या इनकी क्वालिटी वाइज? नहीं, वेरी करते हैं। बहुत से जॉइंट्स, बहुत सी कंपनीज हैं जॉइंट्स की, जिस तरह अमेरिकन की स्मिथ एंड नेफ्यू कंपनी है, उसके बहुत अच्छे जॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा चाइना की भी काफ़ी कंपनीज़ हैं, ताइवान की कंपनीज़ हैं। उनमें जो आपका कंपोनेंट यूज़ हो रहा है, मेनली कोबाल्ट या क्रोमियम वगैरह या पॉलीइथिलीन इंसर्ट, उसकी क्वालिटी में फ़र्क होता है। ठीक है। उनकी प्राइस में भी डिफरेंस होता है। तो जिस तरह आप प्राइस बढ़ती जाएगी, उतना इम्प्लांट अच्छा होता जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में कौन सा ऐसा जॉइंट है जिसकी लाइफ टाइम गारंटी होती है या वो उसी तरह काम करता है जिस तरह नेचुरल काम करता है? देखें, लाइफ टाइम गारंटी तो किसी भी जॉइंट की नहीं होती। ठीक है। लेकिन ये है कि अब जो रिसेंट स्टडीज़ आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो नए जो से इम्प्लांट्स बन रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस पहले वाले इम्प्लांट से ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। ठीक है। सर्जिकल टेक्निक्स बेहतर हो रही हैं, सर्जन ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो रहे हैं, फ्रीक्वेंटली ऑपरेशंस हो रहे हैं। ये तो एक लर्निंग कर्व जो सी है ना, वो इंक्रीज़ होती जा रही है इसमें। तो जॉइंट जो से नॉर्मली अब सबसे ज़्यादा जो ऑपरेशन हो रहे हैं पाकिस्तान में जॉइंट रिप्लेसमेंट, वो उसमें हिप है और नी जॉइंट है। ठीक है। अब इनकी जो नॉर्मल हम पहले कहते थे 10 से 15 साल की एज है रफली एक जॉइंट की रिप्लेसमेंट के बाद, अब स्टडीज़ ये कहती हैं कि 15 से 20 साल या इवन 25 साल भी है जॉइंट की लाइफ। ठीक तो है। उसके बाद बाज़ लोगों को ज़रूरत पड़ती है रिवीजन की, और बाज़ लोगों को ज़रूरत नहीं भी पड़ती। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम ये बात करें कि नी जॉइंट पेन का आइडियल कैंडिडेट वो आपकी नज़र में कौन हो सकता है, किस एज में हो सकता है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कॉज रूल आउट करनी पड़ेगी, नी जॉइंट की पेन की कॉज क्या है। ठीक है। अगर पेशेंट हमारे पास आता है यंग एज में, तो उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होगी,
ओल्ड एज में आता है उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होगी। ठीक है। सबसे पहले हमने कॉज को आइडेंटिफाई करना होता है कि किस कॉज की वजह से ये पेन हो रही है इसको, नी जॉइंट की। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जोड़ के अंदर, उसकी वजह से पेन हो रही है। कोई जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसमें घंटिया वगैरह आता है, उसकी वजह से तो नहीं पेशेंट को दर्द हो रही। या सिंपल आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस की वजह से दर्द हो रही है पेशेंट को, जो कि ओल्ड एज की डिजीज़ है, जिसमें जोड़ों की सोजिश वगैरह हो जाती है, जोड़ों के दरमियान जो नरम हड्डी जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं वो ख़त्म हो जाती है, जोड़ आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को पेन भी होती है, मरीज़ का घुटना भी सूज जाता है और मरीज़ की जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो भी इफेक्ट होती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जोड़ों को मजबूत रखने का बेहतरीन और आसान फार्मूला क्या है? देखें, ये इसका कोई एक फार्मूला नहीं है। इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने फ्रॉम योर अडल्टहुड ही एक तो बैलेंस डाइट यूज़ करनी है। ठीक है। ठीक है। आपने वॉक और एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में रखना है। ठीक है। स्मोकिंग जो सी है उसको अवॉइड करना है। ठीक है। और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आपने करनी है। अब नी जॉइंट की आपने स्पेसिफिकली बात की है, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट मसल है जो नी जॉइंट की पेन को और उसकी मोबिलिटी को इंप्रूव करता है वो क्वाड्रिसेप्स हैं, जो आपकी टांग के ऊपर वाले पट्टे हैं। ये मजबूत होंगे तो आपको दर्द कम होगी। ठीक है। इनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आर्थराइटिस में भी ये पेनफुल जो हेल्पफुल है कि उसमें भी आपको दर्द में कमी वाक़ई होगी। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम जैसे कि आज के दौर की बात करें तो 50% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो मोटापे का शिकार है। जी बिल्कुल। मोटापे का और जोड़ों का आपस में क्या लिंक है? मोटापे का बहुत ज़्यादा इस तरह से लिंक है कि जैसे ही 1 kg भी बॉडी वेट बढ़ता है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम्स जो स्ट्रेस है वो आपके घुटने के जोड़ों पे और कूल्हे के जोड़ों पे इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। तो आइडियली हम प्रेफर भी यही करते हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ जब पेशेंट ने जाना है, सबसे पहले हम उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऐसी करें कि उसका वेट जो सा वो कम किया जाए। अगर पेशेंट कोई जिसका वेट अबव 100 kg है तो हम उसे सजेस्ट ये करते हैं कि आप अपना वेट जो सा वो लेस देन 100 kg करें, उसके बाद सर्जरी की तरफ जाएंगे तो आपकी जॉइंट की जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आपकी बेहतर हो जाएगी। ठीक होगा। डॉक्टर साहब, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्या कोल्ड ड्रिंक आपके जोड़ों को अफेक्ट करती है? देखें, कुछ स्टडीज़ पब्लिश हुई हैं लेकिन कोई इतना लार्ज वॉल्यूम नहीं है कि स्टडीज़ ये शो करें कि डायरेक्टली कोल्ड ड्रिंक जो सी है आपकी जॉइंट्स को इफेक्ट करती है। ओवरऑल हेल्थ को तो कोल्ड ड्रिंक्स इफेक्ट करती हैं क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इन दी एंड वो ओबेसिटी करती हैं। ओबेसिटी फिर आपको पता है कि डायरेक्टली लिंक है टू जॉइंट डिजेनरेशन। ठीक होगा। डॉक्टर साहब, बेशुमार पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे जोड़ों से आवाज़ें आती हैं, मैं उठती हूँ या मैं उठता हूँ, बैठती हूँ या मैं बैठता हूँ, तो नी जॉइंट से या आपके हाथों के जॉइंट से या इंक्लेंट जॉइंट से उनको डिफरेंट जगह से आवाज़ें आना शुरू होती हैं। ये आवाज़ें क्यों आती हैं और इनका इलाज कैसे होता है? अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें हैं। अब आवाज़ें जो उनसी आ रही हैं वो आपका पेशेंट आपको देखना पड़ेगा वो यंग पेशेंट है या ओल्ड एज पेशेंट है। ठीक है। यंग पेशेंट में अगर सिर्फ आवाज़ें आ रही हैं जोड़ों में से तो वो इतना वरीसम नहीं है, अगर साथ कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई पेन नहीं है तो ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर ओल्ड एज में पेशेंट आपके साथ पास प्रेजेंट कर रहा है तो उसमें आवाज़ें आना जो सी हैं वो एक शो करती हैं कि इंडिकेटर है कि आपका जॉइंट के अंदर कोई मसला है, आपका जॉइंट डीजनरेट हो रहा है, कोई आर्थराइटिस की तरफ जा रहा है आपका जॉइंट। उसमें फिर हमें प्रॉपर वर्कआउट करना पड़ेगा पेशेंट का कि उसकी कॉज क्या है पेन की। सबसे पहले हम स्टार्ट जो करते हैं, लेट्स सपोज अगर नी की बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले हम उसके एक्सरेज कराएंगे घुटनों के। घुटनों के एक्सरेज खड़े होकर भी करवाएंगे और बेंड करके भी करवाएंगे। ठीक है। उस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि घुटने अपनी सही पोजीशन में हैं, उनकी दरमियान जो खला है अल्लाह ताला ने नेचुरली रखा वो है कि ख़त्म हो चुका हुआ है। जब घुटनों के दरमियान में जो कार्टिलेज है वो ख़त्म हो जाती है तो ऊपर वाली जो बोन जिसे हम फीमर कहते हैं वो और नीचे वाली बोन टिबिया, ये दोनों आपस में जब रब होती हैं इसकी वजह से जॉइंट में जो आप कह रहे हैं आवाज़ें प्रोड्यूस होती हैं उन्हें हम क्रेपिटेशंस कहते हैं मेडिकल टर्म में। ठीक। इसका मतलब ये है कि आर्थराइटिस जो है वो आपका एडवांस हो चुका हुआ है। ठीक हो। सर, कुछ लोग आपको ऐसे नज़र आते हैं वो हर वक्त अपने हाथों पाँव के जोड़ों की आवाज़ें निकालते रहते हैं, खींचते रहते हैं इनको, क्या वो उनका कॉन्सेप्ट ये है कि खींचने से जोड़ मजबूत रहता है? क्या ये मिथ है या नहीं? ये एक मिथ है, इसमें कुछ भी नहीं है। जो जोड़ों के बाज़ आपने देखा होगा लोग उंगलियों के पटाखे वगैरह भी निकालते रहते हैं। बिल्कुल। और कुछ लोग ये कहते हैं कि इससे जोड़ ख़राब हो रहा है। ठीक है। ठीक है। ना इससे जोड़ की सेहत में कोई इजाफा हो रहा है ना ही जोड़ ख़राब हो रहा है। बेसिकली एयर ट्रैप होती है थोड़ी सी जॉइंट्स के अंदर। जब आप कड़ाके निकालते हैं तो जॉइंट हल्का सा सबलक्स करता है तो एयर ट्रैप जो सी होती है वो निकलती है जोड़ से, जिसकी आपको आवाज़ आती है। ठीक होगा। अच्छा सर, कुछ लोग मसल और नर्व को मजबूत रखने के लिए मसाज करवाते हैं, क्या बॉडी मसाज कोई हेल्पफुल हो सकता है? देखिए, बॉडी मसाज वक्ती तौर पे तो जो मस्कुलर स्पैज़म वगैरह है उसको रिलैक्स करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन उसकी सेहत के लिए मसाज का कोई रोल नहीं है। इवन के पेशेंट को जब कोई चोट लगती है, पेशेंट किसी चोट के साथ आता है तो हम उसको ये एडवाइस करते हैं कि अगर आपने कोई लोकल एप्लीकेशन के लिए कोई जेल वगैरह भी उसके ऊपर लगानी है तो वो आपने मसाज नहीं करना, बस हल्की सी लगा देनी है ऊपर अफेक्टेड एरिया के, ताकि वो अपना असर दिखा सके। हमारे यहाँ पे रूटीन में ये है कि लोग मसाज करवाते हैं, जर्राह के पास भी जाते हैं, वो भी मसाज काफ़ी ज़्यादा करता है, टाइट पट्टियाँ कर देते हैं। उसकी वजह से
इम्प्रूवमेंट की बजाय पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती है, और नुकसान ज़्यादा होता है उसका। नुकसान बिल्कुल ज़्यादा होता है। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल हम देख रहे हैं मोरों के बड़े मसाइल है लोगों को। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे गर्दन के मोरों में खला आ गया, कुछ लोग कहते हैं मुझे लो बैक पेन रहता है। मोरों में जो खला होता है इसकी क्या टर्म्स होती हैं और ये क्या बीमारी है? देखिए, पहली बात तो ये मोरों में खला की जो टर्म है ना, ये टर्म ही गलत है। ठीक है। बेसिकली जिस तरह नी जॉइंट आपका डीजेनरेट हो रहा होता है, एज के साथ साथ मोरे भी डीजेनरेट थोड़ा बहुत करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, उसमें भी यही है कि अल्लाह ताला ने दो जो मोरे हैं ना, उनके दरमियान में एक डिस्क रखी हुई है जो कुशन का काम करती है। ठीक है। जब वो डिस्क की स्पेस जो सी है वो कम होने लग पड़ती है तो मोरे आपस में रगड़ खाना शुरू कर देते हैं, मोड़ों के दरमियान में जगह कम हो जाती है। इसको लोग कहते हैं कि जो खला आ गया। खला आता नहीं है, बेसिकली खला जो सा होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और जो आप जहाँ तक आप बात रही कि आपने कहा गर्दन के मोरों में काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमें दर्द वगैरह हो रही है कमर के मोरों में, इसमें सबसे पहले जो हमारा जो चीज़ सब देखने वाली है कि पेशेंट यंग एज है या ओल्ड एज है। ओल्ड एज में तो एक डिजेनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, उसमें तो आपके जो मोरों के दरमियान में जगह थोड़ी बहुत कम होती है। आपकी हाइट जो सी आप लोग देखते हैं कि ओल्ड एज में पेशेंट की जो हाइट थी वो कम हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। अगर यानी कि 6 फुट की हाइट थी जवानी में तो वो थोड़ी सी कम हो जाती है। वो यही मेनली वजह होती है, जो आपकी डिस्क्स हैं वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाती हैं, इसकी वजह से आपकी हाइट ओवरऑल कम हो जाती है। एक चीज़ तो ये। ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल आप देखते हैं कि टीनेज में भी या एडल्टहुड में भी लोगों का जो बैठने का पोस्चर है, सोने का पोस्चर है, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका हुआ है। ठीक। और एक और जो मेन फैक्टर है वो ये है कि ऑफिस जॉब्स हैं, पेशेंट आगे जो आपका स्टूडेंट है या जो भी है ऑफिस वर्कर है वो बेंड होकर आगे बैठ के काम करता रहता है, उसका नेक का भी पोस्चर ख़राब होता रहता है और कमर का भी। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन जो सा है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आजकल। जितना लोग ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उनको नेक पेन ज़्यादा होती है। और इसके अलावा सोने का पोस्चर, बाद लोग आपने देखा होगा सोफे पे या कुशन पे सो जाते हैं या काउच पे सो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी पोस्चर इफेक्ट होने की वजह से भी ये बैक एक और नेक पेन ज़्यादा हो रही हैं आजकल। ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरा हम ये देखते हैं कि हड्डियों का बुरना या हड्डियों का बढ़ना। कुछ लोग कहते हैं मेरी हड्डी का साइज़ बढ़ चुका है, कुछ लोग कहते हैं मैंने कुछ रिपोर्ट्स करवाई थी तो मेरी हड्डियाँ जो ना वो घिसना शुरू होगी। तो ये क्या बीमारी होती है? देखिए, हड्डियों का जो भुरना है उसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है। ठीक है, और जो आप कह रहे हैं हड्डियां जो सी ये बढ़ रही हैं वो बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस को ही लोग कंफ्यूज कर रहे होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमने जैसे पहले बात की है, जोड़ों के दरमियान जो नरम हड्डी कार्टिलेज होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में ओवरऑल बोन की जो क्वालिटी है ना वो डिक्रीज करती है, बोन वीक हो जाती है आपकी। ठीक है। ये ओल्ड एज में बेसिकली चीज़ें स्टार्ट होती हैं, या अगर आपकी डाइट एडल्टहुड में या टीन एज में नहीं अच्छी तो तब भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन ये एडल्टहुड में आप ओल्ड एज में आपके सिम्टम्स ज़्यादा परसिस्ट करते हैं। इसी तरह फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस की कंप्लेन होती है, स्पेशली आफ्टर मेनोपॉज। ठीक है। मेनोपॉज के बाद पेशेंट जो सा होता है उसमें जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है फीमेल्स में वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जो सा है वो स्पीड अप हो जाता है। और ओल्ड एज फीमेल्स ज़्यादा कंप्लेन करती हैं ऑस्टियोपोरोसिस की एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ठीक है सर, इसी से रेलिवेंट एक सवाल ये भी है कि अक्सर फीमेल ये शिकायत भी करती हैं कि उनकी पाँव के नीचे एडी वाली हड्डी में दर्द रहता है। क्या ये जूते का पहनना भी इसमें कोई रोल प्ले कर सकता है, या कोई मेडिकेटेड सोल वाले जूते इस्तेमाल करें, या ये बीमारी क्या है? हमारे पास जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं ना हील पेन के साथ, उसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे पास सिम्टम और साइंस के साथ हम डायग्नोसिस बनाते हैं वो हमारा होता है प्लांटर फिशाइटिस का। ठीक है। अल्लाह ताला ने एक झिल्ली दी हुई है एडी की हड्डी के नीचे, जो वहाँ से शुरू हो रही होती है आगे पंजे तक जा रही होती है। ठीक है। उसकी बाजू का सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन रहती है एडी में ज़्यादा, स्पेशली जब सुबह सो के उठता है पेशेंट, जैसे ही कदम रखता है नीचे ज़मीन पे उसे सबसे ज़्यादा पेन होती है। आहिस्ता आहिस्ता जितना दिन गुजरता जाता है वो बेहतर होने लग पड़ती है। शूज़ का आपने पूछा, शूज़ का एक बिल्कुल रोल है। आजकल जितने भी फीमेल पेशेंट मेनली हाई हील्स यूज़ कर रही हैं, फ्लैट शूज़ यूज़ कर रही हैं, वो प्लांटर फिशाइटिस को एग्रीवेट करता है। तो इसमें हम यही कहते हैं सबसे पहले कि आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। शूज़ ऐसे यूज़ करें जिनका सोल जो सा वो थिक हो, कंफर्टेबल शूज़ होने चाहिए, फ्लैट शूज़ नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी हील होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जितनी आजकल रूटीन में चल रही है। यानी वो नीचे हार्ड वाले बिल्कुल नहीं होने चाहिए? हार्ड वाले बिल्कुल नहीं, सॉफ्ट सोल यूज़ करना है आपने। ठीक हो जी नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो बाकी सवालात हम डॉक्टर साहब के सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करें और आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश करें। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आज के जो हमारे महवे गुफ्तगू गेस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद अवैस लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन हैं। हड्डी, जोड़, पट्ठा, मसल्स, इसके ऊपर हम अपनी गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बीमारियों के कुछ नाम
और बीमारियां जो लोग एक लेमैन टर्म्स में हमारे साथ आके बात करते हैं, हमने कोशिश किया कि उनके ऊपर बात करने की कोशिश करें। अब हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में इन बीमारियों को जो ट्रीट किया जाता है उसकी इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, होम रेमेडीज़ वो क्या होती हैं, ये प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, जैसे कि हमने पहले काफ़ी मोटी मोटी चीज़ें तो कवर कर दी, अब हम बात करते हैं कि कुछ लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया है कि आपके जोड़ में टीका लगेगा। अब वो कहता नहीं, मैंने तो टीका नहीं लगवाना। हम कहते वजह क्या? वो कहता जी फलां ने लगवाया था, उसका कामयाब नहीं रहा, तो मेरा भी नहीं होगा। जोड़ में लगने वाले टीके के डर को ख़त्म कैसे करें? सबसे पहले तो ये है कि टीके, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, टीके काफ़ी ज़्यादा जोड़ों में लग रहे हैं आजकल। और इसमें एक ट्रेंड जिस तरह आप देखते हैं प्लास्टिक सर्जरी में या डर्मेटोलॉजी में पीआरपी का और स्टेम सेल का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। जी बिल्कुल। इस तरह ऑर्थोपेडिक सर्जरी में भी सबसे पहले जब पेशेंट को हमने डायग्नोज कर लिया कि उसे नीज़ का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हम सबसे पहले जो सा है उसमें ये कहते हैं कि आप अगर इनिशियल स्टेजेस, उसकी भी 4 स्टेजेस होती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जिसे हम क्लासीफाई करते हैं। तो पहली 2 स्टेजेस जो सी हैं उसमें हम रिकमेंड करते हैं, बाज़ डॉक्टर्स जो हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, कि आप स्टेम सेल थेरेपी या पीआरपी का इंजेक्शन जो सा घुटनों में लगवा लें। उसका रोल ये है जिस तरह आपकी हेयर की रीग्रोथ कराता है पीआरपी, और बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक सर्जन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं इसको। इस तरह नी में भी अब कुछ स्टडीज़ ये शो करती हैं कि नी की जो कार्टिलेज है, जो एज के साथ या किसी भी कॉज की वजह से डीजनरेट हो चुकी हुई है, तो उसके लिए बेनिफिशियल है पीआरपी। पीआरपी में ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि कार्टिलेज की दोबारा ग्रोथ करवाती हैं। ठीक है। तो इनिशियल स्टेजेस में तो पीआरपी का रोल है और स्टेम सेल थेरेपी का रोल है, जो कि स्टडीज़ शो कर रही हैं हमें। लेटर ऑन लेकिन स्टेज 3 में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं है, और स्टेज 4 में तो इसके अभी अंडर ट्रायल हैं स्टडीज़ वगैरह। ठीक है। स्टेज 4 में हम सजेस्ट करते हैं अगर पेशेंट को कि अगर उसकी पेन काफ़ी ज़्यादा है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिजियोथेरेपी या मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की वजह से भी उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर और पेन किलर्स भी वो ले रहा है मुसलसल लंबे अरसे के लिए, क्योंकि ज़्यादा लंबे अरसे के लिए हम पेन किलर्स भी एडवाइस नहीं कर सकते पेशेंट को, क्योंकि पेन किलर्स जिन्हें एनसिड्स वगैरह कहते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जिस तरह स्टमक पे उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किडनीज़ पे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, गट हेल्थ के भी इश्यूज होंगे आपको। तो उसमें फिर हम कहते हैं कि आप स्टीरॉयड का शॉट लेके देख लें। अगर स्टीरॉयड से आपकी पेन रिलीफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है तो आप स्टीरॉयड का एक ट्रायल ले लें। ठीक है। ये बाज़ वक़्त रिपीट भी करने पड़ते हैं हम स्टीरॉयड्स। ठीक है। लेकिन स्टीरॉयड्स लगवाते वक्त आपको ये एहतियात करनी पड़ती है कि ज़रूरी नहीं है कि स्टीरॉयड्स इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है आपको थोड़ा वक्ती तौर पर आराम आए, लेकिन फिर दोबारा आपकी पेन एग्रीवेट हो जाए या उतनी ही रहे। ठीक है। ठीक है। अब जो आप कह रहे हैं कि बाज़ लोग में सक्सेसफुल नहीं होते, एक तो ये कॉज होगी। दूसरी कॉज ये है कि आपकी जो टेक्निक एप्लीकेशन की है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इसमें रोल प्ले करती है। अगर आपकी प्रॉपर स्टीराइल इन्वायरमेंट नहीं है और आप जॉइंट के अंदर नीडल इंसर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से इन्फेक्शन भी इंट्रोड्यूस हो सकता है जॉइंट के अंदर। अगर एक दफ़ा इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो गया जॉइंट के अंदर तो वो फिर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है। ठीक हो गया सर। जोड़ में टीका लगने से पहले की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, वो अल्ट्रासाउंड हो, वो आपका एमआरआई हो, एक्सरे हो या लैब हो, तो वो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या ज़रूरत पड़ सकती है? अगर एक पेशेंट हमारे पास ओल्ड एज में प्रेजेंट करता है और उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोज कर लिया है हमने, ठीक है, क्लिनिकली, तो हम फिर उसमें एक्सरेज की तरफ जाते हैं। सबसे पहले नीज़ के एक्सरेज कराएंगे हम, एपीएन लेटर व्यू आइडियली कराते हैं। अगर कोई हमें साथ डिफॉर्मिटी भी लग रही है, उसकी टांगें टेढ़ी लग रही हैं, तो हम स्कैनोग्राम भी सजेस्ट करते हैं। इसमें हम एक्सरे स्कैनोग्राम, सीटी स्कैनोग्राम भी करवाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कोई पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कर रहा है, उसको कोई पुरानी चोट लगी हुई थी, उसकी वजह से उसका जो जोड़ है वो ख़राब इस तरह हो चुका है कि फ्रैक्चर हुआ हुआ है और जोड़ दब भी गया है, तो उसमें हमें बाज़ औक़ात 3D CT स्कैन करवाना पड़ता है घुटने का। और अगर हमने पट्टे भी साथ देखने हैं, यंग एज में पेशेंट प्रेजेंट किया हमारे साथ, हमारे पास नी पेन के साथ, तो उसमें हमें MRI नी भी करवाना पड़ता है। इसके अलावा रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन हम करवाते हैं, जिसमें हम इन्फेक्शन को रूल आउट करते हैं, और जनरल हेल्थ के लिए RFTs, LFTs, कोएगुलेशन प्रोफाइल, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह करवाते हैं, क्योंकि पेशेंट को हमने सर्जरी की तरफ लेके जाना है। अगर पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ बेहतर होगी तो हम सर्जरी कर सकेंगे। क्योंकि जितनी भी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज हैं, ये लाइफ सेविंग सर्जरीज नहीं है मेनली, जो ओल्ड एज में पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूविंग सर्जरीज हैं। ठीक है। अच्छा सर, इसमें हम ये देख सकते हैं कि इस पेशेंट में जो डायबिटिक पेशेंट भी हो, ओबीज भी हो, या जितनी भी कोई पुरानी बीमारियों के साथ चल रहा हो, तो क्या उनके लिए भी ये ट्रीटमेंट सेफ होता है इंजेक्शन लगाने वाला? देखें, वही फिर बात आ जाती है, डायबिटिक पेशेंट में ओवरऑल इम्यूनो कम्प्रोमाइज होता है पेशेंट। ठीक है। उसमें सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल कैसा जा रहा है। ठीक है। अगर उसकी डायबिटीज़ वेल कंट्रोल्ड है तो हम तो फिर इंजेक्शन या सर्जरी की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर उसका पुअर डायबिटीज़ का कंट्रोल है तो हम सबसे पहले उससे कहेंगे किसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट से मिले,
अपनी शुगर को कंट्रोल करे और फिर हमारे पास आए। ठीक होगा। अच्छा सर, हमने ये देखा कि आर्थोस्कोपी का भी आजकल जिक्र हो रहा है, जोड़ों के अंदर कैमरे के जरिए भी कोई ट्रीटमेंट आ गया। ये क्या है, आर्थोस्कोपी क्या है और ये क्या ट्रीटमेंट? आर्थोस्कोपी अब तो काफ़ी अर्से से पाकिस्तान में भी हो रही है, और आर्थोस्कोपी मेनली हमारे यहाँ पे नी में हो रही है, हिप जॉइंट के लिए आर्थोस्कोपी हो रही है, शोल्डर के लिए हो रही है, इवन एंकल और एल्बो के लिए भी अब स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। आर्थोस्कोपी बेसिकली ये है कि हम एक कैमरा इंट्रोड्यूस करते हैं जॉइंट के अंदर। लेट्स से नी जॉइंट की एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है। नी जॉइंट में अगर कोई भी आपको लिगामेंटस इंजरी है, जिस तरह हमारे यंग पेशेंट्स में यानी कि या स्पोर्ट्स पेशेंट्स में जो से होते हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, उसमें हमारे अल्लाह ताला ने काफ़ी ज़्यादा अंदर लिगामेंट्स दिए हमें घुटने के, ठीक है, जो उसकी मजबूती को पकड़ते हैं, मजबूती और स्टेबिलिटी में रोल प्ले करते हैं ठीक है। अपना। उसमें आपके पास ACL है, PCL है, कोलेटरल्स हैं, मेनिस्कस है। मेनिस्कस बेसिकली जो है ना, दोनों हड्डियों के दरमियान में कुशन का काम कर रहा होता है। ठीक है। तो इनकी कोई भी इंजरी हो जाए तो उसके लिए हम आजकल जो सा लेटेस्ट ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है वो आर्थोस्कोपिक सर्जरी है। आर्थोस्कोपिक सर्जरी में हम बेसिकली कैमरा इंट्रोड्यूस करते हैं, अपना जो डायग्नोसिस हमने बनाया होता है उसको कंफर्म करते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली प्रोसीड करते हैं कि ये लिगामेंट इसका रप्चर है, इसको हमने रिपेयर करना है या रिकन्स्ट्रक्ट करना है, या हमने कुछ भी नहीं करना। ठीक है। यानी वो कैमरे के जरिए उसके ऊपर जो प्लानिंग होती है, ये डे केयर होती है या डेली बेसिस पे, या इसको भी पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, ये क्या तरीका? ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल और सर्जन टू सर्जन वेरी करती है। ये डे केयर सर्जरी भी हो सकती है या ओवरनाइट स्टे भी आपको करना पड़ सकता है। ठीक है। और इसके लिए जो है वो एनेस्थीसिया का भी रोल है? जी बिल्कुल, एनेस्थीसिया का रोल है। अगर आपकी लोअर लिम्ब की कोई भी सर्जरी करनी है आपने, तो मेनली हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया रिकमेंड करते हैं, यानी कमर में जो इंजेक्शन लगता है उसके बाद सर्जरी करते हैं। लेकिन अगर आपकी अपर लिम्ब या बाजुओं की या कंधे की कोई सर्जरी करनी है तो उसमें हम मुकम्मल बेहोशी में सर्जरी करते हैं। ठीक है। और ये सर्जरी हर ऑर्थोपेडिक सर्जन करता है या इसके लिए डिफरेंट स्पेशलिटीज़ है? नहीं, बेसिकली ऑर्थोपेडिक सर्जरी में आ गई, ये सब स्पेशलिटी आपसे समझ लें ऐसे है। सारे सर्जन्स नहीं कर रहे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, इसमें कुछ फेलोशिप्स हो रही हैं, फर्दर ट्रेनिंग्स हो रही हैं। जो कॉम्पिटेंट सर्जन है, मेरा मशवरा यही होगा कि आप उन्हीं से करवाएं। ठीक है। और हर बंदा इसको नहीं कर सकता? देखिए, ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। अगर उन्होंने सीखी हुई है, उन्होंने की हुई है तो वो कर सकते हैं। हर ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं कर सकता। ठीक। सर, अक्सर ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं जिसमें कहा जाता है कि बस सिर्फ आप रेस्ट करें, इसमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो कौन कौन से ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं जहाँ पे आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं हो? देखें, इसमें एक फ्रैक्चर या दो फ्रैक्चर्स का नाम लेना तो बहुत मुश्किल है। ओवरऑल जितनी भी बोन्स हैं जो ऑर्थोपेडिक के अंडर आती हैं, यानी कि अपर लिम्स की, लोअर लिम्स की, या इवन स्पाइन की भी, इसमें हमें एक्सरेज, MRI और CT स्कैन पे क्लासीफाई करते हैं कि किसी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होगी या हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है। ये अक्सर हमने देखा ना, क्लेविकल बोन्स वगैरह टूट जाती है, वो कहते हैं ये कच्ची हड्डी है, खुद ही जुड़ जाएगी। देखिए, क्लेविकल जो सी है ना, मेनली आपकी एक तो पहली बात तो ये वेट बेयरिंग बोन नहीं है, ऊपर से क्लेविकल के हीलिंग रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। क्लेविकल जो सी है वो आपके शोल्डर गर्डल को स्टेबलाइज कर रही होती है मेनली। तो क्लेविकल के फ्रैक्चर्स की हीलिंग इसलिए ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसमें कैलस अच्छा बन जाता है, बोन हीलिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है, वेट बेयर नहीं कर रही होती, आप प्रॉपर इसको रेस्ट दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, कुछ लोगों का मोटरसाइकिल या मोटर बाइक एक्सीडेंट से उनकी जो रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, ये ज़्यादातर टूट जाती हैं। जी जी बिल्कुल। क्या इनके फ्रैक्चर्स में तो सर्जरी बहुत ज़रूरी होती होगी? और फिर इसका जो है वो, अगर इसकी प्रिवेंशन, एहतियात की अगर हम बात करें तो वो क्या होगी? अच्छा, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। जो चेस्ट की इंजरीज होती हैं मेनली वो जो सी हैं वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंडर नहीं आती हैं। हम लोग एड्रेस उनको ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके लिए आप स्पेशल फील्ड हैं, जैसे जनरल सर्जरी और थोरेसिक सर्जरी मेनली इनको डील करती हैं। ठीक है। ठीक है। उसमें यह है कि अगर 2 रिब्स का फ्रैक्चर है या 3 से कम रिब्स का फ्रैक्चर है तो उसमें तो हम कंजर्वेटिवली, जिस तरह आपने बताया, बगैर ऑपरेशन के उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर पेशेंट को कोई सांस का मसला नहीं है, कोई फेफड़ों के अंदर खून इकट्ठा नहीं हो गया हुआ, उसमें तो फिर हम उसको कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा फ्रैक्चर है, खून अंदर इकट्ठा हो गया है फेफड़ों के, या सांस लेने में पेशेंट को दुश्वारी या तकलीफ हो रही है, हम आइडियली उसको रेफ़र करते हैं जनरल सर्जरी की तरफ और थोरेसिक सर्जरी की तरफ। ठीक है। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत ज़्यादा केस रिपोर्ट होते हैं जिनको शोल्डर पे इंजेक्शन लगा होता है किसी भी क्लिनिक से या हॉस्पिटल से, वो समझ रहे होते हैं कि मेरा हाथ काम करना छोड़ गया है, या उनको कोई नर्व इंजरीज हो जाती है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? आपने बिल्कुल सही कहा। बाज़ लोग पेरिफेरी से आते हैं हमारे पास कि उनका हाथ काम का इंजेक्शन लगवाया था, उसके बाद हाथ काम करना छोड़ गया है, या इस तरह पाँव में भी होता है कि पाँव काम करना छोड़ गया है, जी, चोट लगी थी या इंजेक्शन लगा था। उसमें ये होता है कि सबसे पहले जो आपकी रेडियल नर्व है ना, उसका फंक्शन होता है कि उसने आपकी कलाई को और उंगलियों को उठा के रखना होता है। ठीक है। जब आपका इंजेक्शन गलत लगाता है या कोई अनट्रेंड पर्सन लगाता है तो उसमें यह कि रेडियल नर्व की इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी कलाई नहीं उठती, आपकी उंगलियां नहीं उठती और इसकी इंजरी हो जाती है। फिर उसमें हमें सबसे पहले ये है, उसमें हम नर्व कंडक्शन स्टडीज़ करवाते हैं और EMG कराते हैं। इस पर हम डॉक्यूमेंट करते हैं
और ये भी आइडियली चोट या इंजेक्शन लगने के 3 हफ्ते बाद करवाते हैं, ताकि जो एडीमा या स्वेलिंग वगैरह जो सेटल हो जाए। उसके बाद हम ये टेस्ट करवाते हैं, उस पर हम देखते हैं कि लेवल ऑफ इंजरी क्या है और कितना है। उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं कि हमने अभी वेट करना है या हमने सर्जरी की तरफ जाना है, ठीक है, या पट्टे ट्रांसफ़र करने हैं या नर्व ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है। और ये रिकवरी हो जाती है? डिपेंड करता है कि इंजरी किस किस्म की है। बाज़ पेशेंट में तो सिर्फ एक्सरसाइज से यही रिकवरी हो जाती है, लेकिन अगर कंप्लीट इंजरी है तो उसमें हमें, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, कि हमें टेंडन ट्रांसफ़र और नर्व ट्रांसफ़र की तरफ जाना पड़ता है, उसके बाद रिकवरी की तरफ जाता है पेशेंट। ठीक है। और ये क्राफ्टिंग या अपना ट्रांसफ़र करने के बाद 100% हो जाती है ये, या फिर भी कुछ फॉल्ट रहता है? नहीं, नियर नॉर्मल पेशेंट जो सा रिकवर कर जाता है। वो डिपेंड करता है कि सर्जिकल टेक्निक आपकी क्या थी, ऊपर स्किन, मसल और नर्व की कंडीशन क्या थी जब आप सर्जरी कर रहे हैं। ठीक है, हाथ के जोड़ जो से वो काम भी कर रहे थे या नहीं। अगर जोड़ ही काम नहीं कर रहा और आपने पट्टा लगा दिया है तो उसका कोई रोल नहीं होगा। ठीक। इसलिए जोड़ आपके मोबाइल हैं, आपने टाइमली सर्जरी करवा ली है तो उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक हो। अच्छा सर, दूसरा आजकल हम देख रहे हैं sciatica नर्व, लोग कहते हैं जी मेरी हिप से दर्द निकलता है, पाँव तक जाता है और पाँव सुन्न हो जाता है। ये इसकी क्या वजह होती है इस दर्द की, और इसको टाइटल हम कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है? देखिए, जो भी कमर की दर्द होती है, आजकल हर कोई कहता है sciatica है मुझे। हर कमर की दर्द sciatica नहीं होती, पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी बात ये, sciatica जो नीचे कमर के हमारे मोरे हैं उनके दरमियान, जिस तरह पहले हमने बात की थी कि डिस्क होती हैं, डिस्क जो सी है पीछे हराम मगज़ पे जब दबाव डालती हैं उससे नसें निकल के जा रही होती हैं नीचे टांगों में और पाँव तक जा रही होती हैं। ठीक है, जब दबाव एक ख़ास हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपकी दर्द भी कूल्हे से निकल के पीछे बटक से होती, टांग से होती, पाँव तक जाती है। एक तो ये ठीक है। चीज़, और साथ में सुन्न होना भी शुरू हो जाती हैं। बाज़ औक़ात पेशाब पखाने का कंट्रोल भी मरीज़ों का इफेक्ट होता है। ठीक है, ठीक है, उसमें एक ये भी रीज़न है कि आपको कोई फ्रैक्चर हो गया, खुदा ना खास्ता किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद मोरों का फ्रैक्चर हो गया है, तो उसमें भी sciatica के सिम्टम्स आने लग पड़ते हैं पेशेंट के। हम आइडियली डायग्नोसिस को एग्जामिनेशन पे करते हैं, क्लिनिक में हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट को। अगर हमें सस्पिशन हो कि पेशेंट को sciatica है तो उसमें सबसे पहले हम कमर के एक्सरेज कराएंगे, मोरों के। ठीक, मोरों के एक्सरेज अगर हमें लगता है कि ठीक है, कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं है या डिसलोकेशन वगैरह नहीं है मोरों की, उसके बाद फिर हम MRI करवाते हैं। ठीक है, बेसिकली MRI इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है। MRI पे हम आइडेंटिफाई करते हैं किस लेवल पे इंजरी है और उसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है। सर, एक आम बंदा अगर ये समझे कि sciatica नर्व की कोई अलामतें अगर आपकी नज़र में हैं तो वो क्या है? सबसे पहली तो जो मेन रीज़न है जिसके साथ पेशेंट हमारे पास आता है वो पेन होती है, चलने है। फिरने में दुश्वारी होती है, टांग का या पाँव का सुन्न हो जाना होता है। पेशेंट से बाज़ औक़ात पाँव ऊपर नहीं उठाया जाता, और इसके अलावा पेशेंट को आराम नहीं आ रहा होता है, यानी कि मुसलसल दर्द की दवाई खाता है, मेडिसिन भी खा रहा होता है वक्ती तौर पे आराम आ जाता है, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा दर्द शुरू हो जाती है। या एग्रेसिव फॉर्म अगर इसकी है तो उसमें ये है कि आपका पेशाब या पखाने का कंट्रोल जो होता है वो भी नहीं आपका रहता। ठीक हो। तो सर, फिजियोथेरेपी का इस तरह की पेन को मैनेज करने में क्या रोल हो सकता है? देखिए, आइडियली जब एक्यूट कंडीशन है, सबसे पहले पेशेंट ने हमारे पास प्रेजेंट किया है तो हम उसको एडवाइस करते हैं रेस्ट करे पेशेंट, कोई एक्टिविटी इस तरह की ना करे जिसमें वज़न ज़्यादा उठाना पड़ रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से परहेज़ करे, वज़नी काम करने से परहेज़ करे, नीचे बैठने वाले कामों से परहेज़ करे। एक दफ़ा पेशेंट के सिम्टम्स जो उनसे हैं वो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद हम पेशेंट को कहते हैं कि आप बैक के मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करें, जिससे पेशेंट के मरीज़ के जो बैक के मसल स्ट्रॉन्ग होंगे तो पेन की इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी। ठीक हो। सर, विटामिन D3, K2 और कैल्शियम, इनका हमारी हड्डियों को ग्रो करने में या मजबूत करने में क्या रोल है? आजकल जो सा ना पाकिस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है कि जिस किसी को भी वीकनेस है तो आप सबसे पहले डॉक्टर बगैर कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाए उसके कैल्शियम और विटामिन डी स्टार्ट कर देता है स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे। आइडियली होना ये चाहिए कि सबसे पहले पेशेंट की बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए, कैल्शियम और विटामिन डी का टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपको कैल्शियम या विटामिन डी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मेनली 99% पेशेंट जो से होते हैं उनमें कैल्शियम की कमी नहीं होती, क्योंकि अगर कैल्शियम ब्लड में कम होगा तो बोन जो बॉडी है वो कैल्शियम को बोन से ले लेगी। ठीक है, इन द एंड रिजल्ट कैल्शियम आपका ठीक होता है, लेकिन आप फिर भी कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन दे रहे होते हैं। ठीक है, और विटामिन डी की सप्लीमेंट से बेहतर ये है कि आप, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है ज़्यादातर 7-8 महीने गर्म मौसम में रहता है, हमारे यहाँ सनलाइट का अच्छा एक्सपोजर है, तो मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ अपने पेशेंट्स को सबसे पहले कि आप, जैसे सर्दियों में तो आमतौर पे आपने देखा ही होगा, लेकिन गर्मियों में भी 15-20 मिनट की सनलाइट अगर आपको मिल रही है तो आपका जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली वो मीट हो जाती है। ठीक है, आपको ज़्यादा ओवर सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी 30 से ज़्यादा जैसी वैल्यू विटामिन डी की जाती है तो वो टॉक्सिसिटी भी कर सकती है बॉडी में। ठीक है। यानी इसका ज़्यादा लेना भी नुकसान दे सकता है? जी बिल्कुल नुकसान दे सकता है। उसका क्या हड्डियों पे कोई इफेक्ट होता है? देखें, सबसे पहले ओवरऑल एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड।
ठीक है। आप कैल्शियम अगर जरूर बॉडी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप ज़्यादा दे जा रहे हैं, विटामिन डी की बॉडी की रिक्वायरमेंट जितनी है वो मीट हो रही है, तो आप सप्लीमेंट्स क्यों लेंगे? क्योंकि हर आपको पता है कि हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट कोई ना कोई होता है। इसी तरह जो आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि हड्डियों ये जो विटामिन डी और कैल्शियम हमने कब देना है, बेसिकली जब भी कोई फ्रैक्चर वाला पेशेंट हमारे पास आता है, जिसका फ्रैक्चर हो, हम उसकी सर्जरी करते हैं या प्लस्तर से मैनेज करते हैं, उनमें पेशेंट की रिक्वायरमेंट जो सी है वो बढ़ जाती है विटामिन डी और कैल्शियम की। उनमें हम ज़रूर रिकमेंड करेंगे, लैक्टेटिंग मदर्स में हम रिकमेंड करेंगे, ओल्ड एज में हम रिकमेंड करते हैं कि कैल्शियम और विटामिन डी आप लाजमी यूज़ करें। ठीक हो सर। इसी तरह कुछ लोग अपनी दर्दों को या अपने मसल को मजबूत बनाने के लिए मेथी कुबाल या डिफरेंट किस्म की और मेडिकेशन करते रहते हैं, या वो वीकली बेसिस पे कोई ना कोई इंजेक्ट करवाते हैं। क्या इसका कोई रोल है हमारे पट्ठों और हड्डियों को मजबूत करने? देखें, रूटीन में मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा आपको कि मेथी कुबाल वगैरह यूज़ करें, लेकिन बाज़ औक़ात मैंने अपने पेशेंट्स में देखा है कि जो मेथी कुबाल या विटामिन B12 जो सी बेसिकली है, ये इसका अच्छा इफेक्ट आता है, इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। न्यूरोपैथिक पेन्स में इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, मस्कुलर क्रैम्प्स में इसके अच्छे रिजल्ट हैं, मसल की ओवरऑल हेल्थ में इसका रोल है, और इसकी टॉक्सिसिटी भी ऐसा जितनी नहीं होती, लेकिन आप रूटीन में ना यूज़ करें, अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स एंड साइंस वगैरह आप डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें। ठीक सर। डिफरेंट मरीज़ों के जोड़ों पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और वो बॉडी के हर हिस्से पे होती है, फिर कुछ टाइम के बाद वो स्वेलिंग उतरना भी शुरू हो जाती है। क्या ये गैंठिया है, और गैंठिया अगर है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? गैंठिया जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है मिडिल एज फीमेल्स को, 30-40 के अराउंड जो एज पेशेंट्स की होती है उनको इफेक्ट सबसे ज़्यादा करता है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा हमने डायग्नोस जो करना होता है ना, कुछ ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस हैं, जिस तरह RA फैक्टर है, NT-CCP है, और बेसलाइन जो सी सारी हम कराते हैं रूटीन में। ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हम डायग्नोस करते हैं इसको, और फिर हम उसको ट्रीट करते हैं। घंटिया की जो अलामात जो आम एक मरीज़ जो सा है उसको पता कैसे लगेगा, घंटिया में बेसिकली जितना ऑस्टियोआर्थराइटिस से हमने इसे डिफ्रेंशिएट करना होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो सा होता है उसमें छोटे जोड़ जो से वो इतने इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे उंगलियों के जोड़ हैं, हाथों के, पाँव के। ठीक। घंटिया जो सा है वो इन जोड़ों को भी इन्वॉल्व करता है। सुबह जब पेशेंट उठता है, पेशेंट कहता है मेरा जिस्म से थका थका होता है, नींद पूरी कर भी लेता है, फिर भी उसे महसूस होता है कि मैं थका हुआ हूँ, 1 घंटे से ज़्यादा तक उसकी थकावट होती है। जैसे जैसे मरीज़ रूटीन में अपने काम करना शुरू कर देता है, उसकी थकावट और जो दर्द के सिम्टम्स जो हैं वो कम होते जाते हैं। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस इसका ऑपोजिट है बिल्कुल। उसमें ये होता है कि मरीज़ जितना ज़्यादा काम करता है उतना ज़्यादा थकता जाता है, उसकी दर्द उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। इस तरह हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। रूमेटोलॉजी जो सा फील्ड है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या घंटिया को डील करता है। ठीक है। हमारे पास भी मरीज़ आते हैं, इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी आते हैं और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के भी आते हैं। ठीक है। लेकिन ये दोनों टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं और स्पेशलिटी भी डिफरेंट है। स्पेशलिटी भी डिफरेंट है। आइडियली रूमेटोलॉजिस्ट, अब क्योंकि एक सुपर स्पेशलिटी है मेडिसिन की, तो रूमेटोलॉजिस्ट को घंटिया की बीमारी को ट्रीट करना चाहिए। ठीक सर, थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम जब स्टूडियो में होते हैं बेशुमार सवालात होते हैं, लेकिन स्टूडियो की टाइम की लिमिटेशंस होती है, हमारा टाइम ख़त्म हो चुका। हमारे पास आखिरी 1.5-2 मिनट है, जिसमें हम ये चाहेंगे कि डॉक्टर मोहम्मद अवैस लतीफ़ का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? देखिए, मेरा जो पैगाम होगा पब्लिक को वो यही है कि आप अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, अपनी डाइट अच्छी रखें, डेली एक्सरसाइज करें जितनी भी कर सकते हैं, और जब भी आपको कोई हड्डियों या पट्ठों का मसला हो आप खुद से दवाइयाँ ना इस्तेमाल करें, किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन या किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट को पहले दिखाएं ताकि वो आपको प्रॉपर डॉक्टर की तरफ रेफ़र कर चुके। अगर आपने मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके वीडियो के आप अपना जो भी सवाल है मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं होराइजन हॉस्पिटल में अवेलेबल होता हूँ, आप वहाँ पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे और हमने कोशिश की कि हड्डी जोड़ पट्ठों से रेलिवेंट आसान अल्फाज के अंदर उनके साथ सवाल किए और कोशिश की कि बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करें, ताकि आप लोगों को बेसिक हमारा मकसद और जो विजन और पर्पज़ है वो आप लोगों को समझाना है, वेल एजुकेट करना है, ताकि आपको पता हो कि अगर कोई भी ऐसा सिम्टम्स आपकी बॉडी के ऊपर आती है, कोई अलामतें ऐसी आती हैं जहाँ पे आपको ये फील होता है कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो हमारे प्रोग्राम को सुनने के बाद आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये बीमारी कौन सी स्पेशलिटी इसको ट्रीट करती है, और हम मुझे जो है वो कब से किस तरह का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और अपनी एहतियात किस तरह करके अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा करनी चाहिए। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमारी रीच बढ़ती है, हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है, और हम कोशिश करते हैं कि आपके उठाए गए एतराज़ात या सवालात उनको नेक्स्ट प्रोग्राम में अपने गेस्ट के सामने रखें, अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं
और आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश करें। मुझे डॉक्टर मोहम्मद अवैस लतीफ़ और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।